हमारे इस चैनल पे यूपी पुलिस साहित्य यानी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को टारगेट करके मैथ, रीजनिंग, हिंदी एवं जीके जीएस की ट्रिकी सॉल्यूशन के साथ अल्टरनेट डे पे क्लास चलाई जा रही है। तो ये एक नया चैनल है, थोड़ा इसे सपोर्ट जरूर करें। देखिए, मौद्रिक नीति की रूपरेखा किसके द्वारा बनाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मौद्रिक नीति की रूपरेखा कौन बनाता है? तो वो बनाता है भारतीय रिजर्व बैंक। इसे क्या कहते हैं? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो वो बहुत पूछता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में। और पूछता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो वो हुआ था 1949 में। क्वेश्चन पूछेगा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1949 ईस्वी में। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत में राजकोषीय नीति बनाता है? यानी राजकोषीय नीति को किसके द्वारा बनाई जाती है? तो राजकोषीय नीति बनाता है वित्त मंत्रालय। इसके पीछे शायद हम एक वीडियो में बता दिए कि राजकोषीय नीति जारी करता है आरबीआई, लेकिन नहीं, राजकोषीय नीति कौन बनाता है? तो राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय बनाता है। भारत में राजकोषीय नीति को वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है। अब देखिए पहला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आप जानेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है जहाँ पे नोटों की छपाई होती है। क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन सा बैंक है जिसमें आम नागरिक खाता नहीं खोल सकता? तो वो है आरबीआई। क्वेश्चन पूछता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में की स्थापना कब हुई? तो 1935 में। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में। सेबी क्या है? सेबी, सेबी एक स्टॉक एक्सचेंज है। वित्त मंत्रालय, नीति आयोग के बारे में आपको बता ही दिए थे। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। खनन को अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र में रखा गया है? तो देखिए आपको बताए थे कि भारत में तीन है, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक। तो खनन को किस क्षेत्र में रखा गया है? तो खनन हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र से। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र को उत्पादन का क्षेत्र जानते हैं, इसको साफ लिख देंगे उत्पादन। और द्वितीयक को लिख देंगे विनिर्माण। इससे आप कोई भी समझ लीजिएगा, कोई भी पूछेगा तो। और तृतीय को कह देंगे सेवा क्षेत्र। क्वेश्चन देखिए यहाँ से डायरेक्ट पूछता है कि सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र को जानते हैं? तो तृतीय क्षेत्र को। पूछता है कि विनिर्माण, विनिर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? द्वितीय क्षेत्र के। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र में क्या आ जाएगा? उत्पादन। उत्पादन यानी कि कृषि, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, कुछ भी है वो सभी उत्पादन की वस्तुएं प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएंगी। खनन भी। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण की चीजें आती हैं। और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र, जैसे बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, परिवहन, ये सभी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। ये कल सफर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। चेक प्लेलिस्ट, अगर हम वीडियो जुड़े तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो देखिए विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो जाना जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति के रूप में जाना जाता है। अब पूछेगा कि भारत में हरित क्रांति के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। देखिए यहाँ से दोनों क्वेश्चन कंफ्यूज क्लियर कर लीजिएगा। अगर पूछेगा कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन माने जाते हैं, लेकिन ये पूछा है विश्व में। देखिए पूछा है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो वो है नॉर्मन बोरलॉग। अगर पूछेगा भारत में विश्व में हरित क्रांति के जनक, तो हो जाएंगे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। अब देखिए वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। देखिए वर्गीज कुरियन दिया है, बी कुरियन यानी वर्गीज कुरियन। तो इन्हें भारत में श्वेत क्रांति के जनक कहते हैं, जो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। क्रांति, कौन सी क्रांति किससे संबंधित है, इसका हम शॉर्ट वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति दुग्ध से संबंधित है। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक मानते हैं वर्गीज कुरियन, और भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं एम.एस. स्वामीनाथन, और विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग को 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है पेज है, एक मोटिवेशनल क्विज है। जीवन में गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। जीवन में गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब
हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। ये हमारा मोटिवेशनल कोट है कि जीवन में गिरना भी बहुत ज़रूरी है। उससे आपको घमंड नहीं आएगा और अपने औकात का पता चलेगा कि आप अभी इस समय में कहाँ पे हैं। और जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है, तो उस समय पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। तो नेक्स्ट पेज, बैंकिंग आर्थिक विकास के किस क्षेत्र में आती है? तो अभी बताए थे कि बैंकिंग तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। बैंकिंग किस क्षेत्र में आती है? तो बैंकिंग आ जाएगी तृतीय क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना करता है? जीडीपी की गणना कौन करता है? तो वो करता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बेरोजगारी का प्रभाव नहीं है? नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बेरोजगारी का प्रभाव नहीं है? तो देखिए, जनशक्ति सहायक का अपव्यय, ये तो है। आर्थिक अधिभार में वृद्धि, ये भी है। तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा बेरोजगारी का प्रभाव नहीं है? तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। अगर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि रहेगी, यानी सभी व्यक्ति का इनकम अच्छा रहेगा, तो बेरोजगारी का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो इसीलिए बेरोजगारी का प्रभाव किस नहीं है? तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। भारत में वस्तु एवं सेवा कर, जिसे जीएसटी कहा जाता है, जीएसटी की उच्चतम दर कितनी है? तो भारत में जीएसटी की उच्चतम दर कितनी है? तो उच्चतम दर है 28%। भारत में जीएसटी की उच्चतम दर है 28%। जीएसटी पूरे देश के लिए एक घरेलू अप्रत्यक्ष कर है। क्वेश्चन पूछता है कि जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष, जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। जिसे अब डायरेक्ट टेक्स्ट पे करते हैं तो वो प्रत्यक्ष होता है, जिसे इनडायरेक्ट देते हैं तो वो होता है मतलब कि अप्रत्यक्ष कर। तो जीएसटी हम अप्रत्यक्ष रूप से देते हैं। जीएसटी हर वस्तु में होता है। माचिस भी लीजिएगा, उस पर भी जीएसटी चार्ज रहता है, तो उसको हम डायरेक्ट नहीं पे करते हैं, इसीलिए अप्रत्यक्ष कर है। क्वेश्चन पूछेगा जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। अब देखिए, क्वेश्चन पूछेगा कि जीएसटी में कौन कौन सी कर हैं? तो 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। जीएसटी पूरे देश के लिए घरेलू अप्रत्यक्ष कर है। अब देखिए, क्वेश्चन पूछेगा कि जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था? तो जीएसटी हुआ था 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में लागू हुआ। यह किस मॉडल पर आधारित था? तो यह मॉडल पर आधारित था, कनाडा मॉडल पे। पूछता है कि जीएसटी किस मॉडल पर आधारित था? तो भारत में जो जीएसटी लागू हुई कनाडा मॉडल पर आधारित थी। 1 जुलाई 2017 को लागू हुई। और पूछेगा कि जीएसटी भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में लगा था? तो जीएसटी भारत के सर्वप्रथम असम राज्य में लागू हुआ था। क्वेश्चन पूछता है कि जीएसटी भारत के सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ? तो असम में। और क्वेश्चन पूछेगा कि जीएसटी भारत के किस राज्य में सबसे अंत में लागू हुआ? तो वो हुआ था जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में सबसे अंत में और सबसे पहले असम में लागू हुआ था। यह 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। और क्वेश्चन पूछता है कि नोटबंदी भी बहुत पूछता है कि नोटबंदी कब हुआ था? तो नोटबंदी 8 नवंबर 2016। देखिए, बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है नोटबंदी, बहुत क्वेश्चन पूछता है कि नोटबंदी भारत में कब हुआ था लास्ट में? तो वो हुआ था 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुआ था। तो जीएसटी के बारे में जान गए। जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी की उच्चतम दर है 28%। जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ है। यह कनाडा मॉडल पर आधारित है। जीएसटी भारत में सर्वप्रथम असम राज्य में लागू हुआ था एवं सबसे बाद में जम्मू कश्मीर राज्य में लागू हुआ था। और नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को हुआ था। यह क्लास आप के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, जो अभी हाल ही में क्रिएट किया गया है। तो आप चैनल को और वीडियो को जरूर सपोर्ट करें। पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। चेक प्लेलिस्ट। आपको प्रश्न कैसे लग रहे हैं? आपकी पसंद, मतलब प्रश्नों में दम है या नहीं, फैक्ट आपको कैसे लग रहे हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर हमारा हौसला बढ़ाएं वीडियो जारी रखने के लिए। किसी भी देश के आर्थिक विकास का सबसे अच्छा संकेतक कौन है? तो देखिए, किसी भी देश के आर्थिक विकास का सबसे अच्छा संकेतक किसे माना जाता है? तो माना जाता है प्रति व्यक्ति आय को।
देखिए किसी भी देश में अगर प्रति व्यक्ति आय अच्छा रहेगा तो वो विकास का अच्छा संकेतक माना जाएगा। जिस देश में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक होती है वो विकसित देशों में चला जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट 2 कमिंग सून। अगर आप लोगों का अच्छा सपोर्ट रहा इस वीडियो को तो इसका पार्ट 2 प्रीवियस क्वेश्चन का हम जल्द लेकर आएंगे। भारत को निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था माना जाता है? तो भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में से माना जाता है? तो माना जाता है मिश्रित। भारत, देखिए क्वेश्चन पूछता है कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है प्राइवेट और सरकारी सेक्टर मिलजुल कर काम करते हैं, उसी को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। पूछते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है, विकासशील। और किस प्रकार की है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है और विकासशील है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का तात्पर्य क्या है? तो केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का क्या तात्पर्य है? तो वो है राजकोषीय घाटा बताता है कि सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितने और पैसों की जरूरत है। तो देखिए राजकोषीय घाटा बताता है कि सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितने और पैसों की जरूरत है। राजकोषीय घाटा की गणना 2 घटकों से होती है, आय और व्यय पर आधारित होती है। केंद्रीय बजट 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी 9.5% और 21-22 में 6.8% था। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक है, किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है और इसे एक विशिष्ट समय सीमा में मापा जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। इसे कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। एक ऐसी भू संपत्ति जहां बिक्री के लिए एक नकदी फसल उगाई जाती है उसे किस रूप में जाना जाता है? तो ऐसी संपत्ति जहाँ पे नकदी फसल को बागवानी खेती भी कहते हैं। बागवानी खेती को नकदी फसल कहते हैं। नकदी फसल के अंतर्गत लौका, ये सब, ककड़ी, खीरा, ये सभी नकदी फसल, केला, जो भी नकदी फसल का अर्थ है कि जिसे आप बोए और 1-2 महीने में नगद उसे मार्केट में बेचकर आप उसे पैसे उससे प्राप्त कर लिए, वो सभी नगद में आती है। देखिए नगदी फसल में कौन कौन सा होता है, तो फल, सब्जी, मशरूम और मसाले, ये सभी नगदी फसल के अंतर्गत आते हैं। यह क्लास आप आर.के. रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। अगर आप हमारे वीडियो जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें और वीडियो को सपोर्ट करें। हमारे इस चैनल पे यूपी पुलिस सहित अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम को टारगेट करके मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस की अल्टरनेट डे पे क्लास चलाई जाएगी आप लोगों के सपोर्ट के हिसाब से। नेक्स्ट प्रश्न, चक्रीय बेरोजगारी का क्या अर्थ है? देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछता है कि चक्रीय बेरोजगारी का क्या अर्थ है। तो चक्रीय बेरोजगारी का अर्थ है व्यापार चक्र के मंदी चरण के दौरान बेरोजगारी। व्यापार चक्र के मंदी चरण के दौरान बेरोजगारी चक्रीय बेरोजगारी का अर्थ है। अब देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी, क्वेश्चन है प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का उदाहरण है कृषि। देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी वह घटना जब वास्तव में जरूरत से ज्यादा लोग रोजगार में रहें। प्रच्छन्न बेरोजगारी को छिपी बेरोजगारी भी कहते हैं। छिपी बेरोजगारी, देखिए बहुत पूछता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी को छिपी बेरोजगारी भी कहते हैं। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि आवश्यकता से अधिक लोग जिस क्षेत्र में काम करें तो उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। वह घटना जब वास्तव में जरूरत से ज्यादा लोग उसमें रोजगार में काम करें, जैसे कृषि। तो भारत की 51% जनता कृषि पर ही निर्भर है। भारत की 51% जनता कृषि पर ही निर्भर है। तो कृषि एक प्रच्छन्न बेरोजगारी हो जाएगी, इसके छिपी बेरोजगारी भी कहा जाएगा। और देखिए नेक्स्ट है मौसमी बेरोजगारी। वर्ष के कुछ मौसमों के दौरान बेरोजगारी होती है, उदाहरण कृषि मजदूर। तो कृषि मजदूर ये सभी मौसमी बेरोजगारी में भी आ जाएंगे क्योंकि वर्ष के कुछ मौसमों के दौरान बेरोजगारी रहती है। और स्वैच्छिक बेरोजगारी,
स्वैच्छिक बेरोजगारी, स्वैच्छिक बेरोजगारी का मतलब है अपने इच्छा से बेरोजगारी, यानी कि स्वैच्छिक बेरोजगारी हो जाएगा स्वैच्छिक बेरोजगारी। तो मतलब कि काम न मिलना इच्छा के अनुसार, इसी को स्वैच्छिक बेरोजगारी कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम कब पारित हुआ, यानी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष से पारित हुआ? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण वो हुआ था 1969 में। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। सबसे पहले 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। देखिए 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। क्वेश्चन पूछता है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में हुआ था। देखिए 1949 में 1 जनवरी 1949 को आरबीआई की राष्ट्रीयकरण हुआ था और 1949 में एसबीआई की स्थापना हुई थी। 1949 में एसबीआई की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन पूछेगा कि आरबीआई की स्थापना कब हुई? देखिए आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1935 में। क्वेश्चन पूछेगा कि एसबीआई की स्थापना कब हुई? तो एसबीआई की स्थापना हुई थी 1949 में। और क्वेश्चन पूछेगा कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। नेक्स्ट प्रश्न, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था आप किसे कहिएगा? तो देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था उसे कहेंगे जहाँ पे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व हो। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का जहाँ सह अस्तित्व हो वो अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाएगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ना। वीडियो से रिलेटेड पॉजिटिव या निगेटिव कमेंट करके जरूर अपनी राय दें। वीडियो से रिलेटेड आरके रोजगार स्टडी चेक प्लेलिस्ट, ज्वाइन टेलीग्राम फॉर फ्री पीडीएफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इस क्लास का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। किस प्रकार ज्वाइन कर सकते हैं? तो चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर स्क्रॉल करके जब नीचे आएगा तो वहीं पे टेलीग्राम ग्रुप का ज्वाइन लिंक है, उस पर आप क्लिक करके चैनल को जरूर ज्वाइन करें, टेलीग्राम ग्रुप को, वहीं पे इसकी पीडीएफ मिलेगी। नेक्स्ट पार्ट 2 कमिंग सून। अगर आप लोगों का सपोर्ट अच्छा रहा तो हम इसका पार्ट 2 जल्द ही लेकर आएंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आपको सभी वीडियो जो भी हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।